हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 30। इसके पहले के सेट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। इन प्रैक्टिस सेट्स में हम आपके सिलेबस को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर कर रहे हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रैंकर्सनामा पर भी अवेलेबल है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए और फिर वीडियो लेक्चर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेनली इसमें यह पूछा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विस्टन चर्चिल का प्रतिवादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरुद्ध। क्या था? नमक कर के विरुद्ध। नमक कर के विरुद्ध। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो ये दांडी मार्च की यात्रा से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? ये 12 मार्च 1930 से शुरू होता है ये। और दांडी मार्च जो रहता है वो 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और कब तक चलता है? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। और दांडी मार्च की शुरुआत से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी होती है। और इसमें क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक पर सरकारी एकाधिकार और नमक कर को समाप्त करना था। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी द्वारा वॉयसरॉय के सम्मुख रखी गई 11 सूत्री मांगों पर विचार न करने के कारण भी ये शुरू हुआ था। यानी कि कोई एक फैक्टर नहीं था सविनय अवज्ञा आंदोलन के, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स थे। लेकिन अगर हम शुरुआत देखें इसकी, तो इसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921, 1934, 1922, 1924 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। कहां पे करी गई थी? कानपुर में। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? इसके संस्थापक सदस्य में कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, इसको नोट कर लीजिए, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद। ये इसके संस्थापक सदस्य थे। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में करी गई थी। नोट कर लीजिए इसको। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इनके सत्याग्रह के संबंध में क्या सही नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनके सत्याग्रह के सिद्धांत में परहेज नहीं था। इसका उत्तर होगा सी। बाकी किसी सजा का प्रतिकार न करना, अहिंसा, सत्यता ये सब शामिल थे, बस परहेज शामिल नहीं था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, गंगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कितनी है इसकी लंबाई? 25-25 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहां से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख उत्तराखंड से। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना,
घाघरा, कोसी, सोन, गंडक, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नोट कर लीजिए इसको। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर लंबी है ये। गंगोत्री हिमनद गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, कोसी, सोन और गंडक आदि हैं। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 9, 6, 5, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत अपनी भूमि सीमा किसके किसके साथ साझा करता है? तो ये है 7 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से है ये? म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, इसके अलावा नेपाल, भूटान, और म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और चाइना, इनके साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर हम भारत का मैप देखें तो यह है हमारा प्यारा भारत। हम अगर भारत की सीमा देखें तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के साथ साझा करता है, इसके ऊपर यहाँ अफगानिस्तान के साथ थोड़ी सी लगती है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, नेपाल, इधर भूटान है, इसके साथ साझा होती है, फिर इधर म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ ऊपर चाइना, यहाँ पे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर पूरा म्यांमार। भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, फातिमा बीवी, अन्ना चंडी, सुनंदा भंडारे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। और अगर हम किसी उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश की बात करें, पहली महिला न्यायाधीश की, तो वो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। पहली महिला न्यायाधीश। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। और अगर पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात करें तो वो फातिमा बीवी थी। डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? किसको संसद का सत्रावसान किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अगर हम केंद्र के संबंध में बात करें, यानी कि अगर हम संसद का देखें तो संसद के सत्रावसान करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, ये याद रखिएगा। और विधानमंडल बनती है विधानसभा और विधान परिषद को मिला के। विधानमंडल बनता है विधानसभा और विधान परिषद को मिला के।
ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? ये राज्यपाल के पास होती है। और ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 174 में कि जो राज्यपाल है वो विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, उसका विघटन भी कर सकता है। ये सब प्रावधान अनुच्छेद 174 में करे गए हैं। डैश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदधारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। यानी कि जो स्पेशल पावर में बैठा हुआ है, जो किसी विशेष पद पर बैठा हुआ है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिससे कि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में जब न्यायालय रिट जारी करती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अधिकारपेक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? परमादेश कहते हैं। परमादेश रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय ये पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी अपने कानूनी कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है और वो इस तरीके से किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय गमन, माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचलन, लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, देश में लोगों का संचलन, एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय गमन यानी कि माइग्रेशन क्या होता है? दो देशों के बीच में लोगों का संचलन। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? यानी कि जो सप्लाई होती है वो डिमांड खुद क्रिएट करती है, ऐसा कौन कहता है? कीन्स, मार्शल, रॉबर्टसन, जेबी से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कहते हैं रॉबर्टसन कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, और ये बातें सर्विसेज पे भी लागू होती हैं और गुड्स पे भी लागू होती हैं। यह नियम वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। निम्नलिखित में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? R.A. फिशर, पियर्सन, बोर्डिंगटन, A.L. बॉली या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं? R.A. फिशर। सर रोनाल्ड एल्मर फिशर। सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, इनको बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा इन्हें आधुनिक आंकड़ों का जनक भी माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक तो इनको माना जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आधुनिक आंकड़ों का जनक भी माना जाता है, और भारत में सांख्यिकी का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में पीसी महालनोबिस को माना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया कौन है? पीसी महालनोबिस। याद रखिएगा इसको। रेग्जिट क्या है? रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटना, नवीनतम हॉलीवुड मूवी, यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का प्रस्ताव निकास, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रेग्जिट क्या है? ये रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर पद से हटना, ये रेग्जिट कहलाता था। ये उस समय की करंट अफेयर्स की न्यूज है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो कौन से मुद्दों पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो कोई अगर इंपॉर्टेंट टर्म चर्चा में है तो आप उसको विशेष ध्यान देंगे कि उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उस समय रेग्जिट चर्चा में था तो इससे प्रश्न पूछ लिया गया कि ये क्या है, तो ये रघुराम राजन का आरबीआई गवर्नर से हटाना इनको
क्या कहलाता था? ब्रेग्जिट कहलाता था। देखिए, ब्रेग्जिट एक नया शब्द है। इस वाक्य का प्रयोग मीडिया द्वारा आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को हटाने के लिए किया गया था। मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से किस हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है? मतलब उगाने से पहले कौन से हर्बिसाइड का प्रयोग करना चाहिए? ऑट्रोजिन, 2,4-D, पैराक्योट, ग्लाइफोसेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होगा? ऑट्रोजिन का प्रयोग किया जाना चाहिए। और इसका प्रयोग मक्के और गन्ने दोनों के लगाने से पहले किया जाना चाहिए। दोनों में किया जा सकता है, मक्का भी और गन्ना भी। कुल्लू घाटी को देश डैश के नाम से भी जाना जाता है। बर्फ की घाटी, देवदार की घाटी, देवताओं की घाटी, फूलों की घाटी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुल्लू घाटी को जाना जाता है देवताओं की घाटी के नाम से भी। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये याद रखेगा, उत्तराखंड में चमोली जिले में। कंफ्यूज मत होइएगा, कुल्लू घाटी देवताओं की घाटी और फूलों की घाटी उत्तराखंड चमोली में है। नोट कर लीजिए इसको। कुल्लू घाटी याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। जोजिला पास किसको जोड़ता है? कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत को, लेह और कारगिल को, लेह और श्रीनगर को या उपयुक्त में से कोई नहीं। जोजिला पास किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अब हम भारत के कुछ और प्रमुख पासेस देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है। लद्दाख के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला, खारदुंगला, थांगला, बड़ा लाचला, ये प्रमुख दर्रे हैं लद्दाख के। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। जम्मू कश्मीर का बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल दर्रा, इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। लद्दाख के कौन कौन से हैं? काराकोरम, जोजिला, चांगला, खारदुंगला, थांगला और बड़ा लाचला। और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? रोहतांग और शिपकीला। और उत्तराखंड के हैं माना, नीति और लिपुलेख। सिक्किम के कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? नाथुला और जेलेपला, ये याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश का है बोंगडीला, यांगयाप और दिफू दर्रा। नागालैंड का है पांगसांग दर्रा। मिजोरम का है, मणिपुर का है तुजू दर्रा। केरल का है पाल घाट और शेनकोट्टा। महाराष्ट्र का थाल घाट और बोर घाट। और राजस्थान का गोरान घाट। ठीक, ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जहां से प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। जम्मू कश्मीर का बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल। लद्दाख का काराकोरम, जोजिला, चांगला, खारदुंगला, थांगला, बड़ा लाचला। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग, शिपकीला। उत्तराखंड का माना, नीति, लिपुलेख। नागालैंड का पांगसांड, मणिपुर का तुजू। अरुणाचल प्रदेश का बोमडीला, यांगयाप और दिफू। सिक्किम का नाथुला और जेलेपला। महाराष्ट्र का थाल घाट, घोर घाट। और केरल का पाल घाट और शेनकोट्टा। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? भीमताल, लोकतक, मिरिक, सेंचल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मणिपुर में स्थित है लोकतक झील। और ये भारत में एक ताजे पानी की झील है। ये ताजे पानी की झील है, ये याद रखिएगा। और ये इसको दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है? फुमडीज। और यहाँ पे कौन रहते हैं? संगाई डियर, इसके लिए फेमस है। जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है यहाँ का, वो फुमडीज के लिए फेमस है, संगाई डियर के लिए। तो ये भी याद रखिएगा। लोकटक झील।
केबुल लामजौ पार्क किस झील में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है और इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे फुमडीज मिलती है, जो कि फेमस है मेनली संगाई डियर के लिए, संगाई हिरन के लिए। अब हम कुछ और प्रमुख झीलें देख लेते हैं, जैसे कि, और ये सब वैसी ही हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हुसैन सागर झील है तेलंगाना में। राजस्थान की प्रमुख झील है फतेह सागर, राजसमंद, सांभर, डिडवाना, जयसमंद और उदय सागर, ये सब प्रमुख झीलें हैं, इनको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की प्रमुख झील है लोनार झील और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। मणिपुर की लोकतक झील। जम्मू कश्मीर की कौन कौन सी है, डल झील, शेषनाग, वुलर, ये इंपॉर्टेंट है, और नागिन और मानस। और आंध्र प्रदेश की कौन सी है, कोलोरू और पुलिकट झील। ठीक, इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु में भी है, तो ये दोनों ही जगह है, तो इसको याद रखिएगा, पुलिकट लेक। और केरल की प्रमुख झील है वेम्बनाथ, अष्टमुडी और पेरियार। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं सातताल, रूपकुंड और देवताल। उड़ीसा की प्रमुख झील है चिल्का लेक और उत्तर प्रदेश की फुलहर झील। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फुलर उत्तर प्रदेश की है और वुलर जम्मू कश्मीर की है। अब हम कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भी देख लेते हैं, जैसे भाखड़ा नाकल परियोजना, ये बनाई गई है सतलज रिवर पे। कौन कौन से राज्य इसके तहत आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान। दामोदर, ये दामोदर नदी पर बनाई गई है, ये कवर करती है झारखंड और वेस्ट बंगाल स्टेट को। हीराकुंड, ये महानदी रिवर पर बनाई गई है उड़ीसा की। चंबल, ये चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का एरिया कवर करती है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, ये तेलंगाना और कर्नाटक स्टेट को कवर करती है। माता टीला, ये इंपॉर्टेंट है, यूपी की है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनाई गई है बेतवा नदी पर और ये कवर करती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश स्टेट को। और सरदार सरोवर, ये नर्मदा रिवर पर बनाई गई है, ये कवर करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान स्टेट्स को। इसके अलावा इडुक्की, ये बनाई गई है पेरियार नदी पे और ये कौन से स्टेट को कवर करती है, केरला को कवर करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी याद रखिएगा। डैश झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी, डल, चिल्का, वुलर, डिडवाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो ये चिल्का झील है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अपवाही जल में बनी एक प्रमुख झील है। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी याद रखिएगा। और 1981 में चिल्का झील को रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया था। ठीक है, इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल, बिहार, महाराष्ट्र, त्रिपुरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। साइलेंट वैली कहाँ पे है, ये केरल में। ये केरल के पलक्कड़ जिले में उत्तरी पूर्वी छोर की ओर है, पलक्कड़ जिले में, ये याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी छोर पर, ठीक है। कुछ और प्रमुख हम देख लेते हैं, प्रमुख घाटियां और कुछ देख लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटी है, चंबा घाटी, कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, किन्नौर घाटी, पार्वती घाटी। इसके अलावा पांगी घाटी, सांगला घाटी, लाहौल घाटी और एक कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी अभी हम लोग ने पढ़ा था, इसको देवताओं की घाटी भी कहते हैं और ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है, ये फैक्ट याद रखिएगा। उत्तराखंड की प्रमुख घाटी कौन कौन सी है, दून घाटी, जौहर घाटी, सौर घाटी, नीलांग घाटी और फूलों की घाटी। पश्चिम बंगाल की कौन सी है, न्योरा घाटी। सिक्किम की है चुम्बी और युयांग घाटी। आंध्र प्रदेश की है अराकू घाटी, ये पूछा जा चुका है, अराकू वैली आंध्र प्रदेश। केरल की है साइलेंट वैली, जो भी हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, ये प्रमुख घाटियां हैं, इनको याद रखिएगा। और घाटी क्या होता है कि जो दो पर्वतों के बीच का स्थान होता है, जैसे ये माउंटेन के बीच का ये जो स्थान होता है, ये वाला, इसको घाटी कहते हैं, वैलीज।
थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो थोसेघर वाटरफॉल स्थित है महाराष्ट्र में। थोसेघर जलप्रपात भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित जलप्रपात है। और जो दूध सागर जलप्रपात है ये कहां पर है? गोवा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूध सागर जलप्रपात गोवा में। इसके अलावा जोग या गरसोप्पा कहां पे है? कर्नाटक में। और डुडुमा? डुडुमा जलप्रपात है ओडिशा में। इसको नोट कर लीजिए, ये सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। थोसेघर महाराष्ट्र में है, दूध सागर गोवा में है, जोग या गरसोप्पा कर्नाटक में है और डुडुमा ओडिशा में है। अब हम कुछ और प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं। जैसे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल। कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? हुंडरू। ये कहाँ पे है? झारखंड में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी रिवर पर। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। पाइकारा जलप्रपात कहाँ है? नीलगिरी तमिलनाडु में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी राजस्थान पर। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? जबलपुर मध्य प्रदेश पे। और गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जलप्रपात थे, इनको भी आप नोट कर लीजिए। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मर्मिकोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, निमेटोलॉजी, नीडोलॉजी या उपयुक्त में से कोई नहीं। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी। और हर्पेटोलॉजी क्या होता है? इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उभयचरों का अध्ययन। उभयचरों के अध्ययन को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। और निमेटोलॉजी क्या होता है? इसके अंतर्गत निमेटोड का अध्ययन करते हैं। निमेटोड का अध्ययन। और नीडोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन। नोट कर लीजिए इसको। और मर्मिकोलॉजी किससे संबंधित है? चींटियों के अध्ययन से संबंधित है। चींटियों का अध्ययन। अब हम कुछ और प्रमुख देख लेते हैं जिसमें लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, तो वो जिस भी शब्द के पहले लग जाएगा तो वो उस चीज के अध्ययन से संबंधित हो जाता है। जैसे जूओलॉजी, ये प्राणी विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। बॉटनी, वनस्पति विज्ञान को कहते हैं। जियोलॉजी, भूविज्ञान को कहते हैं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। सोशोलॉजी, समाजशास्त्र यानी कि समाज का अध्ययन। पैथोलॉजी, रोग विज्ञान का अध्ययन।
कार्डियोलॉजी हृदय विज्ञान का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी त्वचा विज्ञान का अध्ययन, न्यूरोलॉजी तंत्रिका विज्ञान का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, कैंसर विज्ञान का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विज्ञान, टर्मिनोलॉजी शब्दावली का अध्ययन, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन, इकोलॉजी पारिस्थितिकी का अध्ययन, एंटमोलॉजी कीट विज्ञान का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। इसके बाद जीनोलॉजी वंशावली का अध्ययन, हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान का अध्ययन, मीटियोलॉजी मौसम विज्ञान का अध्ययन, माइथोलॉजी पौराणिक कथाओं का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है ऑर्निथोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन, फार्माकोलॉजी औषधि विज्ञान का अध्ययन, ये कुछ प्रमुख थे। और फिर एक है वायरोलॉजी, यह है विषाणु विज्ञान का अध्ययन, इसको भी याद कर लीजिएगा आप। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन शैली कहलाती है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइजोसोम या उपयुक्त में से कोई नहीं। कोशिका में, यहाँ पे बात हो रही है सेल्स की, इसमें पाचन शैली क्या कहलाती है? इसकी जो पाचन शैली होती है वो कहलाती है लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम। देखिए लाइजोसोम कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन और अन्य पदार्थों का पाचन होता है लाइजोसोम में। और इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? एनाफेज। देखिए माइटोटिक सेल डिवीजन के एनाफेज प्रवस्था में क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और यह विभाजन समसूत्री अर्धसूत्री दोनों कोशिका विभाजन में होता है और ये कोशिका विभाजन सोमैटिक कोशिकाओं में संपन्न होता है। ये याद रखिएगा, किसमें संपन्न होता है? सोमैटिक कोशिकाओं में। फ्लोएम एक ऊतक है जो किसमें मिलता है? पौधों में, स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में, कीटों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लोएम मिलता है पौधों में। फ्लोएम एक पादप ऊतक होता है और इसका काम क्या होता है? पौधों तक भोजन पहुंचाना। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि फ्लोएम जो होता है ये एफ से शुरू होता है, तो फ्लोएम ये पहुंचाता है फूड को और जाइलम जो होता है ये पहुंचाता है जल को। देखिए ये पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और जाइलम क्या पहुंचाता है? ये जल को तने के द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? पैथोलॉजी विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे कैथ लैब होती है? कार्डियोलॉजी विभाग में। यहाँ पे क्या होता है? हृदय संबंधी समस्याओं की जांच की जाती है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंधित है पादप संरक्षण से। देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में, उस समय ये जो उत्तराखंड था ये उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो ये चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान से होती है और इस आंदोलन के प्रेरता श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे और ये एक पादप संरक्षण आंदोलन था। इसमें आंदोलनकर्ता जो होते थे वो पेड़ों से चिपक कर उसको काटने से बचाते थे और सुंदरलाल बहुगुणा भी इससे संबंधित थे और इनकी मृत्यु 21 मई 2021 को हो गई थी। और चिपको आंदोलन की मुख्य बात ये थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था।
जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? मानव पशु संघर्ष, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जंगल की आग, स्थानिक रोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कारण कई जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले, वोर, जे थॉमसन, न्यूटन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसले ने। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में 1935 में किया था। पौधे, जीव जंतु और भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और पारिस्थितिकी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंध और भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एजी टांसले वाला। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 4, 7, 2 या उपयुक्त में से कोई नहीं। कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? आ, ई, उ और री। ठीक, ये सब क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। देखिए, वह स्वर जिनको सबसे कम समय में उच्चारित किया जाता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर उनको कहते हैं जिनके बोलने में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। कौन कौन से? जैसे बड़ा आई, बड़ी, उ, ए, ओ, औ, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको उच्चारित करके देखिए। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप स्वयं समझ जाएंगे। तो चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण होता है तालु से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है उनको तालव्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू मैम आपको कवर कराएंगे। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम अपने यूपी ग्रामीण डेटा इंटरप्रिटेशन और कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। इसकी पहली वाली क्लास में थोड़े से टेक्निकल इशू होने के कारण क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी और आगे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे और आपको पता है ग्राम विकास के टॉपिक में आपको 5 क्वेश्चन मिलने हैं और उन 5 क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो उन 5 क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अभी समय ऐसा है कि अभी आप प्रायोरिटी सेट करिए कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं ना तो इसमें आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि प्रायोरिटी सेट करने में आप देखिए, जो भी सब्जेक्ट 5 अंक के हैं उनको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज कवर करिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाइज कवर करिए, है ना? टॉपिक वाइज कवर करिए। अब ये मत करें, अब ये मत सोचिए कि पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए। अब तक आपने जितना पढ़ लिया है उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है और जो एक सोर्स है उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम किस सब्जेक्ट में कम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, किस में नहीं। देखिए, इसमें एक स्ट्रैटेजी आप ये फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपको स्ट्रैटेजी, देखिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत रहती है कि जो मॉक टेस्ट है उसमें हमारे नंबर कम आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं, जैसे आपने 100 क्वेश्चन का मॉक दिया, ठीक है, जो टेस्ट हुआ उसमें आपके मान लीजिए आपने क्या किया, आपने टोटल 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 15 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, ये आपने करे और 15 जो क्वेश्चन थे वो आपने छोड़ दिए, ठीक। अब आप क्या करिए ना, इस 75 में मान लीजिए आपके 12 गलत हो गए, ठीक, और बाकी सही है। तो अगर 75 में आपके 12 गलत हो गए तो आपके बने 65, 65 में 2 गए 63, 63 नंबर आपको मिल रहे हैं और 12 के 4 नंबर और आपके चले जाएंगे तो आपको 59 नंबर मिल गए, ठीक है।
तो आपको कितने मिले? 59 नंबर मिले। ये आपके मार्क्स हैं। ये क्या है? ये कम है, कम है। हमने जिस हिसाब से सोचा है, जिस हिसाब से टारगेट किया है, उस हिसाब से ये कम है। अब देखिए, जो ये 15 क्वेश्चन आपने छोड़े हैं, ठीक है, इन 15 क्वेश्चन को बिना आंसर देखे तुरंत अटेम्प्ट करिए। बिना उत्तर देखे तुरंत अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन को बिना उत्तर देखे अटेम्प्ट कर लिया, ठीक। तो जब हमने बिना उत्तर देखे अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब बिना उत्तर देखे कर लिया, मान लीजिए इसमें आपके 9 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, और इसमें आपके 5 9 क्वेश्चन सही और 6 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक। ये प्लस का साइन सही का है और 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए कि आपने कितने किया। अब 9 नंबर आपको मिले, ठीक, और जो 6 नंबर थे, 6 क्वेश्चन गलत होने का मतलब कितना हुआ? 6/4 है ना, 1/4 नंबर कटता है 3 क्वेश्चन पे। तो अगर आप इसको कट 2 दूनी 4, 2 3 6, यह आ जाएगा 2 1 2। अगर आप 4, हाँ 2 1 2, और 2 5 10, 1.5। अब 9 में से आप 1.5 नंबर और घटा दीजिए, कितने हो गए? 7.5। अब ये जो 7.5 नंबर है, ये आपके यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो आपके कितने हो गए? अगर यहाँ पे जोड़ेंगे 7 तो ये हो गए 56, है ना, 56, 66.5, ये आपके नंबर बढ़ गए। तो ये चीज आपको एनालाइज करनी है कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कितने गलत होते हैं, फिर किस सब्जेक्ट में ज्यादा गलत हो रहा है, किस सब्जेक्ट में कम गलत हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में हम ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, किस में हम नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें सोचते वक्त आपको टेस्ट पेपर करने हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड है। और जो क्वेश्चन भी आपने छोड़े हैं, अब इसमें ये तो वो हो गए जो हमने छोड़ दिए थे, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे जो 12 गलत हो गए, अभी जो 12 गलत हुए, इसमें सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, देखिए कि कहाँ गलत हुए। हिस्ट्री के ज़्यादा गलत हुए कि पॉलिटी के ज़्यादा गलत हुए कि यूपी में गलत हो गए कि कंप्यूटर में गलत हो गए। जो हमने टेस्ट दिया उसमें हमें कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा, इस टेस्ट में कंप्यूटर के क्वेश्चन हार्ड थे, वो हमने ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया, हमारे गलत हो गए। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है, और इसको एनालाइज करने के साथ साथ आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। वही चीज़ यहाँ पर है, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, और जो प्रैक्टिस आप करेंगे वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है हर सब्जेक्ट में, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत किस तिथि को की गई थी। तो कभी कभार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका कारण ये होता है कि ये स्कीम्स आज भी वैलिड हैं, आज भी उनसे जनता को, सरकार को मदद मिल रही है, और इससे ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम्स रही हैं, है ना, तो सक्सेसफुल रही है। तो अगर आप देखेंगे, भारत को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया गया था, जिसको हम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऐसे लिख देते हैं, और ये आया था 21 अगस्त 2014 को, ठीक है। उस साल नए नए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो भारत के लोग हैं उनको डिजिटल इंडिया से जोड़ दिया जाए, और आप गांव में हो या शहर में हो, कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, इसके अंदर ये एक बड़ा प्रोग्राम है। इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, जैसे पंचायतों का डिजिटलीकरण करना, है ना, वहाँ पर डिजिटल सुविधाएं पहुँचाना, इंटरनेट पहुँचाना, वाईफाई पहुँचाना, कंप्यूटर पहुँचाना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टीकाकरण के संबंध में जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्चिंग की डेट्स आपसे पूछता रहता है एग्जाम में, तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए। और मिशन इंद्रधनुष की अगर आप बात करेंगे तो 2 मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चलते हैं। एक मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम चलता है जो कि टीकाकरण से संबंधित है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है टीकाकरण, तो आपको समझ में आ गया ये टीकाकरण का मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा है। पर अगर आप एक और मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो वो होता है बैंकों के सार्वजनिक बैंकों के सुधार, ये भी मिशन इंद्रधनुष ही है। ठीक है, इसको भी हम मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष के नाम से ही जानते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान देनी है। अगर हम बात करेंगे तो हम सार्वजनिक बैंकों के सुधार वाले मिशन इंद्रधनुष की बात नहीं कर रहे हैं, टीकाकरण की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जो बच्चे हैं उनको उनका टीकाकरण हो पाए, और इसको 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और अगर आप इस वाले मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो ये 2015 में शुरू किया गया था, तो ये याद रखिएगा, ये 2015 में शुरू किया गया था। ठीक है, और ये 2014 की स्कीम है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 9 मई 2015 को शुरू की गई थी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की 3-4 योजना एक साथ शुरू की गई थी 9 मई 2015 को, और इनमें से वो कौन सी योजना जो है जो इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो देखिए, ये सारी तीनों योजना जो है वो सामाजिक सुरक्षा से है। भाई पेंशन देंगे तो समाज को सुरक्षित करेंगे, और जीवन ज्योति बीमा योजना करेंगे तो समाज को सुरक्षित करेंगे, और सुरक्षा बीमा योजना मतलब जैसे एक्सीडेंट हो गया इन सब में जो बीमा देंगे। तो ये तीनों शुरू करी गई थी, और ये जो चौथी है ये नहीं शुरू करी गई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये शुरू करी गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, देखिए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से गंतव्य शामिल है। कौन सा गंतव्य बुंदेलखंड सर्किट में शामिल है? उत्तर प्रदेश की देखिए, पर्यटन नीति जो है वो कई सर्किट्स में डिवाइड करी गई है, बुद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट। ठीक है, तो हर सर्किट में कौन सा जिला आता है ये याद कर लीजिएगा। ये यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा डी, बिठूर है, चित्रकूट है, झांसी है, कलिंजर और महोबा है। और अगर आप देखना चाहें तो अयोध्या जो है वो बुंदेलखंड में नहीं पड़ता है, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, और ये आप देखेंगे कुशीनगर नहीं पड़ता है। ठीक, फिर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर अयोध्या भी, नैमिषारण्य भी, ये सब बुंदेलखंड रीजन में नहीं पड़ता है। तो इस वजह से इस तरह से भी आप क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको पता है भारतेंदु संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी थोड़ी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतेंदु संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, ये याद करिएगा। यह एक ललित कला संगीत विश्वविद्यालय है। इसका आदर्श वाक्य है नदाधिनम जगत। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अथवा संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। तो इसमें अधीन को और नाद को आपस में जोड़ा गया है ना, तो नदाधिनम जगत। ठीक, ये चीज बोली गई है। इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो आप इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1926 में की गई थी, ये याद कर लीजिएगा। और कब की, किनके उससे की गई थी? महान नाटककार पंडित राजर्षि बल्ली, ठीक है, उनका नाम है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयत्नों से भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति में की गई थी। तो ये है, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें लिखा है जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय
जो कि ऐसा भारत का या विश्व का पहला अपने आप में विश्वविद्यालय है जो कि विकलांग बच्चों के लिए है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो अगर आप देखेंगे तो कानपुर में नहीं है, लखनऊ में नहीं, बाराबंकी में नहीं, चित्रकूट में है, ठीक है। तो आप देखिए 2001 में चित्रकूट में बनाया गया था। श्री राघवे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इस विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति बनाए गए हैं, हमेशा के लिए। जैसे कुलाधिपति जो होते हैं वो डीन बदलते रहते हैं, पर इनको आजीवन के लिए बना दिया गया रामभद्राचार्य। वो एक स्वयं में अंधे व्यक्ति हैं, उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की, मशीनरी को आगे बढ़ाया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मशीनरी होती है मतलब कि जो लोग होते हैं इस फील्ड में आगे जाकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको मदद करते हैं। अब यहाँ पर ब्लाइंड लोगों के लिए है, विकलांग लोगों के लिए है, तो ये रामभद्राचार्य का इसमें बहुत सहयोग रहा है मशीनरी में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, सुगंध और सुरस विकास केंद्र, जिसे हम बोलते हैं फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, ये जो है इसकी स्थापना यूएनडीपी और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यूएनडीपी और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वो की गई थी 1990-91 में। तो इसमें आप ये याद रखिएगा। और ये उत्तर, ये कहाँ पर है? तो अगर आप देखेंगे तो ये जो संस्थान है ये कहाँ पर है? ये कन्नौज में है, ठीक, ये याद रखिएगा। और यूएनडीपी यूएनआईडीओ ने इसमें मदद करी थी उत्तर प्रदेश की स्थापना करने में। इसका उद्देश्य सुगंध और स्वाद उद्योग और कृषि प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करना, ठीक, तो ये चीज है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो जो भारत कला भवन है अगर बात करें तो वो संग्रहालय है, ठीक है, तो संग्रहालय, और ये कहाँ पर है? ये है बनारस में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो इसकी स्थापना है वो 1 जनवरी 1920 को करी गई थी स्थापना, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष वो थे रविंद्र नाथ टैगोर जी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CSIR नेशनल बॉटनिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना शाही बाग के रूप में किस वर्ष और कहाँ की गई थी? तो आपको पता है, जो लोग भी लखनऊ में रहते हैं उनको पता है कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है। और अगर आप इसकी स्थापना दिवस देखेंगे तो वो हो जाएगा 1789, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और साइंटिफिक कन्वेंशनल सेंटर, राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी स्थित है लखनऊ में। ये तीनों ही क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम में, तो इसको पढ़ लीजिएगा, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ये चारों संस्थान जो हैं वो यूपी में ही है, वो लखनऊ में ही है, ठीक। अब हम आ गए अपने कंप्यूटर के सेक्शन में। कंप्यूटर में देखिए ये प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल जो होते हैं उनका एक पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर का मतलब यह होता है यह वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच बिना इंक्रिप्शन के डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो वेब ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसके लिए हम पोर्ट का यूज करते हैं। तो ये नंबर आपको याद करने हैं। अब देखिए इसमें अगर आपको याद करना है ना तो आप याद कर लीजिए HTTPS जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसका पोर्ट नंबर भी बड़ा है, ठीक। और HTTP जो है इसका 80 पोर्ट नंबर होता है, ये याद कर लीजिएगा। FTP 21 हो गया, ठीक। और अगर आप बात करेंगे, देखिए हमने आपको रीजनिंग में पढ़ाया है या रीजनिंग में पढ़ाया जाता है कि T20, तो T20 FTP लिखा हुआ है तो वहां से 21 याद कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे 21 याद कर लीजिए। और SMTP जो है उसका पोर्ट नंबर 25 है, ठीक। तो ये सर्वर और जो यूजर है उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको इनक्रिप्टेड नहीं करता है, ठीक। तो ये चीज इसका काम होता है। अब अगला देखिए, इसमें पूछा है ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में आप क्या जानते हैं और इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो ब्लूटूथ डिवाइस होती है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ब्लूटूथ
स्पेशल इंटरनेट ग्रुप द्वारा बनाए गए मानक पर आधारित है। तो क्या ये बात सही है? ठीक, फिर अगला देखिए, यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 हर्ट्ज बैंड पे काम करता है। ये बात भी सही है कि नहीं? फिर अगला पूछ रहा है, इसकी बैंडविड्थ 0.1 से 24 Mbps तक होती है संस्करण के आधार पर। ठीक, जैसे जैसे ब्लूटूथ 1, 2.0, 2.2 ऐसे करके ब्लूटूथ भी बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए ब्लूटूथ है वो स्पेशल इंटरनेट ग्रुप के मानक पर आधारित होता है। ठीक, फिर आप देखेंगे बिना लाइसेंस वाले, अब इस पे लाइसेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने फोन में ब्लूटूथ ऑन करते हैं, कोई भी डिवाइस लेते हैं, हेडफोन्स हैं और जो भी है उसमें ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। और बैंडविड्थ 0.1 से 24 Mbps तक हो सकती है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब आईटी उपकरण इसमें दिए हुए हैं और पूछा है इनको मैच कराइए। तो आईटी उपकरण में यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस ईयरबड्स, स्मार्ट होम हब, फिर जीपीएस ट्रैकर और एनएफसी टैग। तो जीपीएस ट्रैकर क्या होते हैं? वो सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल होते हैं जिसका यूज हम मैप देखने में करते हैं। तो ये आप याद रखिए। फिर अगर आप बात करेंगे इसमें जो वायरलेस ईयरबड्स होते हैं, ये आप कैसे कनेक्ट करते हैं? ये आप ब्लूटूथ से तो कनेक्ट करते हैं। अब दो ऑप्शन हमने मिला लिया है, इन दोनों को मिलाकर देखते हैं। ए का आंसर है 1, तो ए का आंसर 1 यहाँ पर है और यहाँ पर है। फिर सी का आंसर है 2। अब सी का आंसर 2 यहाँ नहीं है, सी का आंसर 2 यहाँ है, ये आपका आंसर हो गया। बस आप यहाँ तक आंसर पहुंच जाएंगे। फिर एक बार आपको देखना है तो आप आंसर देख भी लीजिए। देखिए स्मार्ट होम हब क्या है? वो वाईफाई से चलता है, जिग्बी से चलता है, जेड वेव से चलता है। फिर आप बात करेंगे इसमें एनएफसी टैग की, तो एनएफसी टैग क्या होता है? कम दूरी का वायरलेस संचार है। ठीक है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन है एनएफसी टैग। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? जो ईमेल प्रोटोकॉल है इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक, ईमेल प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर से सही कथन बताने। देखिए ये चीज बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सही कथन पूछ रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अगर सही कथन बताना है तो इसमें आप देखेंगे तो ईमेल भेजने के लिए SMTP ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ईमेल प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखिए सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल संदेश भेजने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप POP3 की बात करते हैं तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होते हैं, ईमेल सर्वर से प्राप्त संदेशों तक पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक, तो ये चीज अलग है। फिर आप IMAP की बात करेंगे तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ईमेल को डाउनलोड करने के बाद भी सर्वर पर रखता है कि मैसेज पे एक्सेस मेंटेन रहे। जब ईमेल को हमने डाउनलोड कर लिया फिर भी वो सर्वर पे अवेलेबल है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 2025 का संदिग्ध ईमेल डोमेन का उदाहरण है? तो अगर संदिग्ध ईमेल डोमेन की बात हो रही है तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है जो मालवेयर होते हैं। ठीक है, इन सब चीजों की बात हो रही है। ठीक, 1 मिनट होल्ड पे रहे, 1 सेकेंड, सॉरी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो हम देखते हैं, हाँ संदिग्ध ईमेल की बात करी जा रही है यहाँ पर। अगर आप संदिग्ध ईमेल की बात करेंगे, कुछ नहीं, तो फिर इसमें देखिए @google.com ये संदिग्ध ईमेल नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 ईमेल ऐसे दिख रहे हैं आपको जो एक जैसे लिखे हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर डैश लगाकर टीम्स लिख दिया गया है और यहाँ पे microsoft.com है। तो microsoft.com का जो संदिग्ध ईमेल है वो यही है। ठीक है, वो यही है। इसमें देखिए संदिग्ध या फिशिंग ईमेल में प्रायः ऐसे डोमेन नाम होते हैं जो वैध संस्थानों से मिलते हैं। जैसे कि microsoft.com है, ये वैध है, पर उसमें डैश टर्म्स लगा दिया तो देखने में तो वैध लगेगा। अगर आपने बहुत ध्यान से नहीं देखा या किसी को इतनी अवेयरनेस नहीं है तो फिर वो उस पर चला जाएगा। ठीक, का एक संदिग्ध डोमेन का उदाहरण है क्योंकि यह वैध माइक्रोसॉफ्ट डोमेन microsoft.com के समान दिखने जैसा है।
वो ऐसा दिखेगा कि आपको लगेगा कि वो तो सेम ही तो बात कर रहे हैं, कहीं डिफरेंस तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये चीज है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निर्धारित होती है? तो कैसे निर्धारित होती है वो हमें पता है, आईपी एड्रेस। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं एग्जाम में, आईपी एड्रेस वाले। तो इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है, आईपी एड्रेस, वो एक यूनिक नंबर होता है जो हर कंप्यूटर के अलग अलग होता है। आईपी एड्रेस नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। ठीक, हर कंप्यूटर का। इसीलिए तो मान लीजिए जैसे कोई क्राइम होता है या कोई क्राइम हुआ तो पुलिस क्या करती है, अगर लैपटॉप के थ्रू हुआ, जैसे साइबर सिक्योरिटी सेल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करते हैं। तो जब वो ट्रैक हो जाता है, आईपी एड्रेस मिल जाता है, तो उसका लैपटॉप पता चल जाता है कि ये लैपटॉप इस क्राइम के लिए यूज किया गया है, फिर उसके ओनर का पता लगाया जाता है। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस यूनिक होने की वजह से ये फायदा मिल जाता है, या डेटा पैकेट को संबोधित करता है जो इसे विशेष प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये हमें पता लगा देगा कि वो लैपटॉप किसने इस्तेमाल किसका है। ठीक, ये आपको पता चल जाएगा। आईपी एड्रेस 4 भागों में बटा होता है जिन्हें डॉट द्वारा अलग किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत ईमेल पासवर्ड है? तो उसमें जब भी आप ईमेल में पासवर्ड बनाते हैं तो बोलता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, लोअर मतलब कि स्मॉल लेटर यूज करिएगा, कई तरह के सिंबल्स यूज करिएगा, और बाकी सब कुछ यूज करिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पर ये वाला देखेंगे सी वाला, तो इसमें नंबर भी लिखा है, ठीक, स्पेशल कैरेक्टर भी है, और इसमें कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर है, इस तरह से कर बनाया गया है। तो सबसे सेफ ये होगा, यही स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर का उदाहरण होता है। ठीक है, पासवर्ड का ऐसे ही पासवर्ड बनाने होते हैं मजबूत। विविधता होनी चाहिए, लोअर केस होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, अपर केस होने चाहिए, विशेष सिंबल होने चाहिए, लंबाई कम से कम 8 से 12 होनी चाहिए, 8 से 12 लेटर्स वर्ड्स मिलाकर होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला देखते हैं। अब अगला है निम्नलिखित। अब ये देखिए, ये आपका आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, और अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में ध्यान देंगे तो ये आज लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। हमने आपको इसके पहले लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ाया है। तो लाइन ग्राफ में ट्रेंड एनालिसिस होता है, यहाँ पर आयात निर्यात का अनुपात दे दिया गया है। एक कंपनी है, उसने कितना आयात किया और उसने कितना निर्यात किया, ये वैल्यू आपको नहीं दी है, उनका अनुपात दे दिया है। ठीक है, तो अनुपात में 2001 से लेकर के 2007 तक जो भी वैल्यूज हैं वो आपको दी गई हैं। ठीक, तो ये इस पे हम अब बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात में अल्पतम अनुपातिक थे। किस वर्ष में? ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें जो आयात और निर्यात का अनुपात है वो अल्पतम है। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो ये 0.6 है, ये 0.8 है, ये 0.3 है, 1.2, 1.5, 0.9 और 0.6। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.3 जो है वो अल्पतम है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए, इसको सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा कि वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम ये सब देख रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं करिएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस करना है। तो हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया कि सबसे कम वाला कौन सा था। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था, 2004 में आयात 240 करोड़ था, और वर्ष 2004 और 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना हुआ? ठीक है, तो 2004 और 2005 का संयुक्त निर्यात 500 करोड़ दे दिया है, और 2004 में आयात आपको दे दिया है। तो देखिए, पहले हमें आयात और 2004 का हमें निर्यात निकालना पड़ेगा। 2004 में अगर आपको निर्यात पता लगाना है तो निर्यात आप कैसे पता लगा सकते हैं? यहाँ पर 2004 का रेशियो देखिए 1.2। अगर हम 1.2 को लिखेंगे तो हम इसको 12/10 लिख सकते हैं। अब इसको काटिए, 6 और ये 5। तो अगर आप देखें तो ये किसका रेशियो है? आयात और निर्यात का। तो हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को डायरेक्ट ऐसे कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे आयात कितना है, तो ये 6x हो जाएगा, 6x बराबर 240।
तो जब 6x बराबर 240, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 0 40। हाँ 40 आ गया x की वैल्यू। ठीक, अब x की वैल्यू जब 40 आ गई तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 6/5। ठीक है, ये आ गई आपकी 40। ये हमें पता चल गया x का मान, यूनिट। अब हमें क्या पता लगाना है, निर्यात। तो निर्यात कितना है, 5x, तो कितना हो जाएगा 5 × 40, ये आपका आ गया 5 चौक 20, 20 और ये 0 200। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2004 में 240 का आयात हुआ और 200 का निर्यात हुआ, हमें पता चल गया। देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, जो रेशियो दिया है वो हो गया आपका 12/10, इसको हमने 6/5 में कन्वर्ट किया, 2 छक 12, 2 पंचे 10। अब ये जो 6 यूनिट है, ये अगर आयात निर्यात का रेशियो है तो ये 6 यूनिट आयात हुए हैं और 5 यूनिट निर्यात हुए हैं, और इनको वैल्यू से कंपेयर करना है तो हम x मान लेंगे। तो हमने x मान के यहां से हमने क्या किया, 40 यूनिट निकाल लिया कि x की वैल्यू 40 है, तो 240 ये आयात हुआ था और 200 जो है ये निर्यात हुआ। तो हमें निर्यात पता चल गया कि 2004 में कितना निर्यात हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहां पर 2004 में निर्यात ये कितना हुआ, 200, और 2004 प्लस 2005, इसमें निर्यात दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है 2004 और 2005 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो 500 का था, ये वैल्यू कितनी हो गई 500। ठीक, और अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, वर्ष 2005 में अनुपात, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त अनुपात, संयुक्त, ठीक है, तो 2005 का आयात, हाँ ठीक है। देखिए हमें 5 का आयात बताना है, तो अगर आप देखें यहां से तो 4 का 200 हो गया, और 4 और 5 का 500 है, तो 300 कितना हो गया, जो 2005 है उसका अगर हमें निर्यात निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 500 में से जो संयुक्त है 500, इसमें से आप 200 घटा दीजिए, तो कितना आ गया 300। पर ये 300 जो वैल्यू है वो निर्यात की है। ठीक, और हमें पता है 2005 में अनुपात कितना है, यहाँ पर देखिए 1.5 है। ठीक, तो जब 1.5 है तो आपको 15/10 करना पड़ेगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 3/2, तो 3 जो है ये आयात है, ये हो गया 3x बराबर 300, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट, देखिए इसको यहां से समझ लीजिए ऐसे। ठीक, ये लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर देखेंगे तो हमें पता चल गया है कि 300 है, ये निर्यात है, निर्यात। ठीक, तो अगर देखिए तो 300 निर्यात है, तो 2 यूनिट निर्यात हुआ है, 3 यूनिट आयात हुआ है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 300, x की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक है, और हमें आयात बताना है तो 3x निकालना पड़ेगा, तो 3x कितना हो जाएगा 150 × 3, ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें 2005 का आयात पूछ लिया है, तो फिर हमें 2005 का रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन जो है। अब हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर 450 हो जाएगा, क्योंकि 2005 में हमसे आयात पूछ लिया है, ना कि निर्यात। निर्यात तो निकल गया 2004 का निकाल के, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2002 में कंपनी का आयात, 2002 में जो आयात है वो कितना है, 260 करोड़ है, तो 2002 में कंपनी का निर्यात, अब 2002 में अगर हम रेशियो देखें
तो यहाँ पर रेशियो कितना है, ये मतलब 0.8, इसको बाई 10 करिए, ये आ जाएगा आपका, एक मिनट, अब यहाँ पॉइंट लिखा रहता है उसके नीचे 1 लिखते हैं, तो पॉइंट हटाते हैं तो 0 बढ़ाते हैं, ये हो गया आपका 8/10। ठीक, अब 8/10 इसको 2 से काटिए, तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 4 यूनिट का आयात हो रखा है और 5 यूनिट का निर्यात, ये हो रखा है। ठीक, ये चीज है। तो अगर आप देखेंगे तो 4 यूनिट की जो वैल्यू है, यहाँ पर आयात की बात करी गई है, तो 4x = 260 दिया हुआ है, तो x = कितना हो जाएगा, अब इसको काटिए, 4 छंग 24, 25 26, यहाँ पे आ गया 20, 4 पंचे 20, x की वैल्यू आ गई 65। ठीक, अब ये 65 आ गई, तो 65 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 यूनिट की वैल्यू देखनी है, तो हमें 5x बराबर कितना हो जाएगा, 65 × 5, ये आ गया 55 25 के 5, 5 30 2 32, तो 325 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया है, निर्यात किया। रेशियो से हम यूनिट में वैल्यू कन्वर्ट करके निकालते हैं, उसको x सपोज करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये मेथड है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब वहां पर क्योंकि जो आपको डेटा दिया है उससे आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक है। अब निर्यात जो है वो आयात से अधिक है, ये आपको बताना है कौन कौन से ऐसे वर्ष हैं 1 से लेकर 2007 तक जिसमें अधिक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 6/10 होगा, फिर ये 8/10 होगा, फिर ये 3/10 होगा, फिर 12/10, 15/10, 9/10 और 16/10। ठीक है, ये हमने इसको पॉइंट से हटा के वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया है। निर्यात आयात से अधिक है। अब आप देखिए आयात निर्यात का रेशियो है, तो जो नीचे लिखा है वो निर्यात है। ठीक, अब निर्यात यहां पर अधिक है, निर्यात आयात से अधिक है। ठीक, यहां पर अधिक है, यहां पर अधिक है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पर अधिक है। तो 1 2 3 4 ऐसे साल हैं जिसमें निर्यात जो है वो आयात से ज्यादा किया गया। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें उल्टा पूछता कि आयात अधिक है, तो 1 2 3 ऐसे साल हो जाते कि जिसमें आयात ज्यादा किया गया, निर्यात कम किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2003 से 4 में आयात की वृद्धि बतानी है। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने रेशियो दिया है, कोई वैल्यू नहीं दी है। अगर ये बोलते कि 2003 में आयात 500 हुआ तो हम निर्यात निकाल लेते, फिर 2004 में कुछ देते तो हम उससे निकालते, पर कोई वैल्यू ही नहीं दी है, सिर्फ यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो से हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वैल्यू निकालनी है। वैल्यू आप रेशियो से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं जब तक उसका मान दिया ना हो। तो जब यहाँ पर कोई मान दिया नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त। ठीक है, डेटा कंप्लीट नहीं, हमें एक वैल्यू मिलनी चाहिए जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप इस क्लास को करिएगा, आपको जो भी प्रश्न है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, पढ़िए और मेहनत करिए।